आइए आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर यानी पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। 1 ग्राम भार मतलब 1 ग्राम वेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस एक इलेक्ट्रॉन का भार हमको पता है कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है। इसको याद कर लीजिए, पीछे आया था तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान आपको याद करना है और इसका चार्ज कितना है ये याद करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का भार है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम भार है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का भार इतना है तो 1 ग्राम का कितना होगा। तो इसको वही चूंकि इसलिए से लगाएंगे कि चूंकि उसने लिखा भी है, देखिए चूंकि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम का भार है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक अब इधर 1 आ जाएगा तो ये पूरा इधर 1/9.1 इंटू 10⁻28 हो जाएगा। तो 1/9.1 इंटू 10⁻28 लिख दिया। तो ये आ गया 1.099 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम में 1 ग्राम भार जो अगर हम ले लेंगे तो उसमें 1.099 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.099 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। तो अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश पता हो तो हम 1 मोल का निकाल लेंगे। उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यही आवागाद्रो नंबर है और यही 1 मोल के बराबर होती है। तो देखिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, इसलिए 1 मोल, अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवागाद्रो नंबर के बराबर। अब वो नंबर क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने का भार निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन का भार ये है तो इतने का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो 5.48 इंटू 10⁻7 किलोग्राम आ गया। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5.48 इंटू 10⁻7 किलोग्राम, क्योंकि यही आवागाद्रो नंबर 1 मोल के बराबर होती है। पीछे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। तो द्रव्यमान तो हमने निकाल लिया, अब आवेश देख लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है, तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 का गुणा कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 इंटू 10⁻29 कूलाम होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 का गुणा हो जाएगा इतने में। तो 1 मोल आवेश इलेक्ट्रॉन में आवेश आ जाएगा 9.65 इंटू 10⁴ कूलाम। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 9.65 इंटू 10⁴ कूलाम आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। मीथेन के 1 मोल, तो 1 मोल मीथेन कितना होगा ये चीज़ सबसे पहले अगर हमको पता हो जाए तो हम 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए मीथेन का फार्मूला होता है CH4,
इथेन का C2H6, एसिटिलीन का C2H2, आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इथाइलिन का C2H4। ये सब फार्मूले होते हैं जब आप कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से वहाँ समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि CH4 को मीथेन बोलते हैं। अब 1 मोल की बात हो रही है, तो 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन एवं 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्यों? C1 है, H4 है, तो 4 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल हमारा कार्बन होगा। जब एक अणु हमारा CH4 मीथेन का है तो उसमें 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। जब पूरा 1 मोल हो जाएगा तो 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन होगी, सीधा सीधा है। जब 1 है तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, जब 1 मोल हो जाएगा तो 1 मोल कार्बन 4 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक मोल कार्बन में 6 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल हाइड्रोजन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, कार्बन का फार्मूला होता है C6 ऊपर 12, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। ऊपर हमेशा द्रव्यमान संख्या और नीचे द्रव्यमान संख्या और नीचे हमारा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और अगर परमाणु उदासीन है तो वही जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो यही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 मोल। 1 कार्बन में 6 हैं तो 1 मोल कार्बन में कितने होंगे? 6 मोल हो जाएंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन का फार्मूला है 1H1, 1H1 होता है। तो ये 1 प्रोटॉन है, तो अगर उदासीन हमारा हाइड्रोजन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो एक परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल में कितने होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कुल इलेक्ट्रॉन 1 मोल CH4 में कितने हो जाएंगे? 6 मोल तो हमारे कार्बन में हो जाएंगे, 6 मोल, तो 6 और गुणे 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 अवागाद्रो नंबर के बराबर होता है। तो 6 मोल में इसमें गुणा कर दिया 6 में। इसी प्रकार CH4 है तो हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 गुणे 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उतने का गुणा कर दिया। तो ये जोड़ने पे आ गया 3.6, गुणा करने पे आ गया 3.614 × 10⁻24 प्लस ये गुणा करने पे आ गया 2.409 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। पूरा जब हमने जोड़ दिया तो आ गया 6.023 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। अतः मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.023 × 10⁻24 हो जाएगी। अब देखिए, अब सेकंड नंबर में 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की का कुल संख्या तथा का कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि समस्थानिक यानी आइसोटोप वो होते हैं जिनका परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी नीचे जो संख्या लिखी होती है। तो C612, C614 ये आपस में हमारे समस्थानिक हैं यानी आइसोटोप हैं। समस्थानिक उनको कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर होती है। तो ये नीचे जो लिखी जाती है इसको परमाणु संख्या कहते हैं, बराबर है। तो इसका मतलब C612 और C614 समस्थानिक है। अब इस C614 में हमसे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की कुल संख्या तथा कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो न्यूट्रॉनों की कुल संख्या ये हमारी क्या है? जो द्रव्यमान संख्या होती है यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब हमको प्रोटॉनों की संख्या प्राप्त हो गई, ये प्रोटॉन हो गए हमारे। अब अगर हमको, और ये हमारी द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। देखिए नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वही परमाणु का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस यानी नाभिक जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगा रहा है, जब तौलेंगे तो वो तो हवा में बाहर चक्कर लगा रहा है तो उसका द्रव्यमान नहीं आएगा, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन लिखा जाता है, इसीलिए इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या 6 है और प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन हमारे पास 14 है। ये हमारे 14 हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं? यानी P बराबर 6 हैं। तो इसी P की जगह अगर हम 6 लिख दें तो 6 प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा बराबर 14। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 14 में 6 घट जाएगा यानी 8 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए चूंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 × 10⁻27 kg। ये हमने बताया था कि आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसका चार्ज याद कर लीजिए, हर जगह जरूरत पड़ेगी। अब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। अब 14 ग्राम कार्बन में 1 मोल C14 परमाणु होते हैं। 14 ग्राम, देखिए फिर से समझिए, C6 14 लिखा जाता है। तो ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या। और हमने बताया था कि जो द्रव्यमान संख्या होती है ये 1 मोल के बराबर होती है। इसीलिए कह रहा है कि 14 ग्राम कार्बन कहें या 1 मोल C14 कार्बन कहें में परमाणु होते हैं। मतलब 14 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल परमाणु। तो वही कह रहा है कि 14 ग्राम C14 में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन 1 में हमने 8 निकाल के अभी बताया है। तो एक परमाणु में 8 न्यूट्रॉन है, तो 1 मोल में कितने होंगे? तो 8 गुणे आवागाद्रो नंबर का गुणा कर देंगे, 6.023 × 10⁻23 न्यूट्रॉन। अब 7 मिलीग्राम मतलब 7 मिलीग्राम C14 में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 7 मिलीग्राम में निकालना है तो 14 ग्राम में इतने हैं, तो 1 में इतने बटे 14, तो 7 में इतने बटे 14 गुणे 7। अब ये मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा कर दिया। अब सॉल्व करने पे आ गया 2.4092 × 10⁻21 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी आ गई? 2.4092 × 10⁻21। ये इतना आ गया। तो ये हमारा संख्या आ गई न्यूट्रॉनों की। अब देखिए न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान खा में पूछा है, तो न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 2.4092 × 10⁻21 न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान। ये यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या लिखना चाहिए, संख्या या हमने निकाला है ना। तो न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? 2.4092 × 10⁻21 इतने न्यूट्रॉन है। अब एक न्यूट्रॉन का भार 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो इतने न्यूट्रॉन का भार कितना होगा, इसका गुणा कर देंगे। तो 2.4092 × 10⁻21 में इतने का गुणा कर दिया, 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये आ गया 4.0354 × 10⁻6 किलोग्राम। अतः कुल द्रव्यमान 4.0354 × 10⁻6 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है मानक ताप और दाब पर STP जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मानक ताप और दाब मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है, पर 34 मिलीग्राम NH3 के प्रोटॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान बताइए।
दाब और ताप में परिवर्तन से क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो 34 मिलीग्राम NH3 है, STP पर उसकी कुल संख्या प्रोटॉनों की और कुल द्रव्यमान हमको बताना। तो यहां पर देखिए 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटॉन, पहले एक में निकाल लेते हैं। NH3 में N है और H है, N का 7N14 लिखा जाता है, यानी इसमें प्रोटॉन 7 हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये बराबर P प्लस N होता है। इसी को एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। फिर से वही चीज आ रही है, एटॉमिक नंबर, इसी को परमाणु संख्या बोलते हैं, इसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। तो अब अगर हमसे प्रोटॉन पूछा जाए तो यही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, यही हमारी प्रोटॉनों की संख्या। तो 7 नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हो गए, H के 3 है, एक में 1 प्रोटॉन होता है क्योंकि 1H1 लिखा जाता है, तो 3 में 3 हो जाएंगे, तो 7 3 10 प्रोटॉन हमारे पास हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये NH3 में हमारा N को 7N14 लिखा जाता है, H को 1H1 लिखा जाता है। तो 14 ये ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन हो गई और 1 ग्राम हाइड्रोजन, लेकिन 3 है तो एक परमाणु का 1 ग्राम है, तो 3 का 3 ग्राम, तो 7 14 3 17 ग्राम हो गया, इसीलिए उसने ये 17 लिखा है। तो 17 ग्राम NH3 में 1 मोल N तथा 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। एक ही नाइट्रोजन है, एक अणु में जब 1 नाइट्रोजन है तो 1 मोल अणु में कितनी होगी, 1 मोल नाइट्रोजन होगी, तो 1 मोल नाइट्रोजन हो गई और 3 मोल हाइड्रोजन हो गई। तो वही कह रहा है 3 मोल हाइड्रोजन, क्योंकि एक अणु में 3 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल अणु में 3 मोल हाइड्रोजन होगी, तो 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु, इसलिए 17 ग्राम NH3 में 10 मोल प्रोटॉन होंगे। अभी हमने एक में 10 निकाल के दिखाया, तो जब एक अणु में 10 प्रोटॉन है तो 1 मोल में 17 ग्राम या 1 मोल में 10 मोल प्रोटॉन होंगे। जब एक अणु में 10 प्रोटॉन है तो 1 मोल अणु में 10 मोल प्रोटॉन होंगे, बस ऐसे ही याद कर लीजिए। तो ये हमारा 10 मोल प्रोटॉन आ गया। तो 10 मोल को अगर प्रोटॉनों की संख्या में बदलेंगे तो आवागादो नंबर से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 गुणे 6.023 × 10⁻23 इतने प्रोटॉन हो जाएंगे। 10 मोल प्रोटॉन का है, चाहे 10 गुणे 6.023 × 10⁻23 प्रोटॉन का है, एक ही बात। अब 34 में 17 में इतना आ गया, तो 34 में कितना होगा, तो इतना, 17 में इतने, तो 1 में इतने बटे 17 1 मोल, और फिर 34 में इतने बटे 17 गुणे 34। अब ये ग्राम है तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा हो गया। तो ये हमारा आ गया, ये ग्राम में यहाँ भी है तो ग्राम में यहाँ रहेंगे, 10⁻³ यहाँ पहले से ही गुणा है, तो वहाँ पहले से ही गुणा कर दिया, क्योंकि ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए 23 को 24 कर दिया, इसलिए 10 नहीं लिखा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 24 कर दिया तो ये 10 हट गया, तो बटे 17 कर दिया तो आ गया 1.2044 × 10⁻22 प्रोटॉन। तो इतने प्रोटॉन हमारे 34 ग्राम NH3 में होंगे। अतः प्रोटॉनों की कुल संख्या 1.2044 × 10⁻22 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान निकालना है प्रोटॉनों का। तो चूंकि 34 गुणे 10⁻³ ग्राम NH3 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, इतनी 1.2044 × 10⁻22 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27
ये होता है, हम बार बार कर रहे हैं, इसको याद कर लीजिए क्योंकि हर जगह इसे लिखना पड़ेगा। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जब इतना है तो इतने का कितना होगा, इतने का गुणा कर दिया जाए इसमें तो इतने प्रोटॉनों का आ जाएगा। तो वही 1.675 × 10⁻27 गुणे इतना कर दिया 1.2044 × 10⁻22 किलोग्राम। तो ये आ गया 2.017 × 10⁻5 किलोग्राम, इतना आ जाएगा। अतः ताप एवं दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए पीछे हमने बताया था कि जो द्रव्यमान होता है उस पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आयतन पर पड़ता है। आयतन पर पड़ेगा लेकिन द्रव्यमान पर नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यमान पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितने अणु हैं उनका भार है और वो उतना ही रहेगा। हाँ, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, भार में अंतर पड़ सकता है क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान उसकी मूलभूत पहचान है जिसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में, वो नहीं बदली जा सकती। तो ताप और दाब पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा अगर ताप और दाब बदल दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो C6 13, तो ये प्रोटॉन की संख्या है, ये प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या है। तो अगर हमको न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या निकालना है तो प्रोटॉन तो ये हो गए 6 प्रोटॉन हो गए। हम न्यूट्रॉन निकालना है तो ये पूरा 13 बराबर P + N है और 6 हमारा P है। तो N कितना होगा, 13 में P घट जाएगा, 13 - P और 13 - P कितना है 6, आ जाएगा 7 आ गया। इसी प्रकार O8 16 में ये क्या है, P + N है, ये क्या है P है। तो अब हमको ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई, न्यूट्रॉनों को निकालना है तो 16 में 8 घटा देंगे, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन निकालना है तो 24 में 12 घटा देंगे, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार Fe में ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन 26 हो गए, अब न्यूट्रॉन निकालना है तो 56 में प्रोटॉन घटा देंगे तो 56 में 26 घटा दिया तो 30 आ गया। इसी प्रकार SR में 38 88 है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन है ऊपर वाला। तो प्रोटॉन हो गए 38, न्यूट्रॉन निकालना है तो 38 में 88 में 38 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, 50 आ गया। इसी प्रकार से हाँ, तो SR में प्रोटॉनों की संख्या जो नीचे लिखी होती है प्रोटॉनों की संख्या होती है तो 38 हो गई। आगे देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास और परमाणु संख्या यानी Z, ऊपर A लिखा जाता है। मान लीजिए कोई एटम है X तो नीचे Z लिखा जाता है, ऊपर A। ये हमारा एटॉमिक मास है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। द्रव्यमान संख्या ये हमारा परमाणु संख्या। कितनी बार बताएं, बार बार तो वही बात बताई जा रही है। तो ये प्रतीक लिखे गए हैं। Z बराबर 17, A बराबर 35 है। तो कह रहा है A परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक लिखिए। अब परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो वो क्या हो सकता है। तो Z हमारा जो होगा Z वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। हम बता चुके हैं बहुत बार, जो नीचे लिखा होता है तो नीचे Z लिखा होता है तो यही प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 17 और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा अगर कोई न्यूट्रल आइटम है, उदासीन आइटम है तो इसलिए बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख दिया। अतः परमाणु क्लोरीन है, इसका सूत्र होता है Cl1735। इसी प्रकार आगे देखते हैं। Z 92 दिया है
और ए हमारा 233 दिया, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 92 है। तो यूरेनियम परमाणु अर्थात यू का U 91 233 होता है। यहाँ पर देखिए 91 होना चाहिए, ये यहाँ पर 92 होना चाहिए। देख लेते हैं इसको इंग्लिश वाली बुक में। यहाँ पर देखिए सही लिखा है 92 होना चाहिए, तो हिंदी वाले वर्जन में कुछ थोड़ा सा गलती है कहीं कहीं, तो ये 92 लिखा होना चाहिए, इसको सही कर लीजिए। ये 92 है ना कि 91। U 92 233 इस तरह लिखेंगे। अब Z 4 है, A 9 है, तो प्रोटॉनों की संख्या ये Z के बराबर होगी, तो 4 हो गई। अब बेरिलियम जो होता है उसका फार्मूला होता है Be49, इसका मतलब ये Be है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा 580 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति न्यू और तरंग संख्या न्यू बार का परिकलन कीजिए। सीधा सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, कई बार हम लोग लगा चुके हैं। तो पीले रंग का तरंग दैर्ध्य 580 नैनोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ का गुणा हो जाएगा। अब आवृत्ति का फार्मूला होता है V = न्यू लैम्डा, अगर प्रकाश है तो V की जगह C लिखा जाता है, C = न्यू लैम्डा, यह फार्मूला होता था। और न्यू निकालना है तो C/λ हो जाएगा। C हमारा प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग हमको पता है, और लैम्डा दे दिया है 580 × 10⁻⁹, उसको रख दिया, सॉल्व करने पे आ गया 5.17 × 10⁻14 प्रति सेकेंड। अतः अभीष्ट आवृत्ति 5.17 × 10⁻14 प्रति सेकेंड हो गई। अब तरंग संख्या देखिए, तरंग दैर्ध्य लिखा है, तरंग संख्या न्यू बार का फार्मूला होता है 1/λ। तरंग संख्या आवृत्ति का ये फार्मूला होता है और तरंग संख्या का ये फार्मूला होता है। इनको सबको याद करते रहिए। तो तरंग संख्या 1/λ होता है, लैम्डा हमको पता है, तो 1/580 × 10⁻⁹ प्रति मीटर इसका तरंग संख्या का वो होता है मात्रक। प्रति मीटर का है चाहे मीटर की पावर -1 का है, एक ही बात। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.0172 × 10⁸ प्रति मीटर बराबर 1.72 × 10⁶ प्रति मीटर। इसलिए अभीष्ट तरंग संख्या कितनी हो जाएगी? 1.72 × 10⁶ प्रति मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22.6 देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक ऐसे फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो। तो न्यू की वैल्यू दे दिया। अब E = h न्यू हमारा फार्मूला होता है फोटॉन की ऊर्जा। तो h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, हम बताए थे कि प्लैंक कांस्टेंट को भी याद कर लेना, बार बार आएगा। तो 6.625 × 10⁻34 न्यू h का मान होता है। न्यू हमको आवृत्ति दे दिया है 3 × 10⁻15 जूल। सॉल्व करने पे आ गया 1.988 × 10⁻18 जूल। ये फोटॉन की ऊर्जा क्या हो गई? 1.988 × 10⁻18 जूल। अब कह रहा है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। अगर तरंग दैर्ध्य इतनी हो तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो दो फार्मूले हैं, E = h न्यू और दूसरा है E = hc/λ। दोनों को एक जगह लिख दिया है, इनको याद कर लीजिए। तो E = hc/λ हो जाएगा। तो h की वैल्यू हमको पता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 × 10⁻34। प्रकाश का वेग पता है 3 × 10⁸ बते तरंग दैर्ध्य हमको दे दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻10 का गुणा हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.98 × 10⁻15 जूल। अतः फोटॉन की ऊर्जा कितनी आ गई? 3.98 × 10⁻15 जूल। अब 2.7
7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है 2 × 10⁻10 सेकंड काल वाली, मतलब समय वाली तरंग दैर्ध्य की तरंग 2 × 10⁻10 सेकंड काल मतलब समय वाली प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति एवं तरंग संख्या की गणना कीजिए। सीधा सीधा केवल हमको फार्मूला लगा देना। तो तरंग का काल मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए उसने t लिखा 2 × 10⁻10 सेकंड। अब आवृत्ति हमेशा समय की उल्टा होती है, तो इसीलिए आवृत्ति बराबर 1/टाइम कर दिया। आवृत्ति बराबर 1/t, न्यू बराबर 1/t। तो न्यू निकल आएगा 1/t की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻10 प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हमारी आवृत्ति आ गई 5 × 10⁹ प्रति सेकंड। अब प्रकाश का वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमको पता है, तो c बराबर न्यू लैम्डा, ये फार्मूला हमको पता है। तो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा c/न्यू हो जाएगा। अब c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ होता है, आवृत्ति हमको पता है 5 × 10⁹, क्योंकि अभी हमने टाइम से 1/t करके न्यू निकाल लिया, यानी आवृत्ति निकाल ली। तो उसकी वैल्यू है 5 × 10⁹ मीटर, तो ये आ गया 6 × 10⁻² मीटर। अब तरंग संख्या न्यू बार बराबर होता है 1/ तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, तो 1/ तरंग दैर्ध्य अभी हमने निकाल लिया, वैल्यू रख देंगे 6.0 × 10⁻² प्रति मीटर या मीटर की पावर -1। सॉल्व करने पे आ गया 16 × 6 प्रति मीटर या मीटर की पावर -1। अतः प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6 × 10⁻² मीटर, आवृत्ति 5 × 10⁹ प्रति सेकंड तथा तरंग संख्या 16.66 प्रति मीटर आ गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आज यहीं तक, अब क्वेश्चन नंबर 8 अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।